पाकिस्तान के सियासी कल्चर में इलेक्शन से पहले या बाद में सियासी आशियाने बदलने की रिवायत आम है, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि इस इलेक्शन के नताइज से पहले ही कामयाब आज़ाद उम्मीदवारों की नीलामी, खरीदो फरोख्त और लूट सेल लगने के खदशात हैं। इलेक्शन 2024 हर लिहाज से एक अनोखा इलेक्शन होगा। एक चीज़ इसमें यकीनन तौर पे कंसिस्टेंट होगी कि पाकिस्तान के इलेक्शन के नताइज ना इससे पहले कभी किसी इलेक्शन के नताइज को तस्लीम किया गया, उमूमी तौर पे हम ये कह सकते हैं, और ना ही आइंदा इलेक्शन के नताइज को तस्लीम किया जाएगा। और जैसे कि इससे पहले होता रहा कि जिस अंदाज़ की हुकूमत इस किस्म के इलेक्शन के बाद बनती है, उसकी बका की जद्दोजहद हर रोज़ जारी रहती है। इसी माहौल में, इसी पस मंज़र में आइंदा इलेक्शन होने जा रहे हैं। इस पर मज़ीद बात करते हैं और इसका तज़िया हासिल करते हैं। हमारे साथ पाकिस्तान के नामवर सीनियर सहाफ़ी, न्यूज़ एनालिस्ट, कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं, मोहतरम सुहेल वड़ाई हमारे साथ हैं, और मुमताज़ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, बहुत उम्दा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, हमारे एजाज़ सैयद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का। सुहेल वड़ाई साहब, ये इलेक्शन इस लिहाज से बिल्कुल अनोखा है कि इससे पहले आज़ाद उम्मीदवार तो ज़रूर हुआ करते थे, लेकिन इस इलेक्शन में 65% आज़ाद उम्मीदवार है। ये आगे का क्या हमें नुस्खा बता रहे हैं कि, और क्या ये मुमकिन होगा कि ये आज़ाद उम्मीदवार जो हैं ये, क्योंकि अभी एक शायद दरवाज़ा खुला है कि ये, क्योंकि पीटीआई के अभी जमात है, इलेक्शन कमीशन की लिस्ट में मौजूद है, ये पीटीआई को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको क्या नज़र आ रहा है आगे? देखें, जो आपने तज्जिया पेश किया है, मैं बहुत हद तक मैं उससे इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि ये आज़ादों का मेला लग रहा है, और ये बिल्कुल हम 1985 वाली पोजीशन जो है उसमें जा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से सियासी जमातों का एक कल्चर पैदा हुआ, 2 पार्टी सिस्टम हुआ, फिर 3 पार्टी सिस्टम हुआ, फिर 2 पार्टी सिस्टम हुआ। देखें, जो ये जमहूरियत है या पार्लिमानी जमहूरियत है, इसके लिए पूरा एक तरीक़ेकार है कि सियासी जमातें होनी चाहिए, सियासी जमातों की लीडरशिप होनी चाहिए, अवामी नुमाइंदे होने चाहिए, उन्हें वोट लेना चाहिए। अब अगर आप सियासी जमात से सिंबल ही ले लेंगे, सियासी जमात जो है उसके लोग इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे, तो फिर उससे जो कल्चर पैदा होगा उससे ना जमहूरियत मजबूत होगी, ना मईशत मुस्तहकम होगी, ना उससे मुल्क मजबूत होगा। तो मेरा तो ये ख्याल है कि ये हम डिज़ास्टर की तरफ चले जाएंगे। और हर रोज़ हिकमत अमली बदल रही है। कभी सियासी हिकमत अमली ये तब्दील हो जाती है कि सब कुछ नून को दे देना है, कभी ये तब्दील हो जाती है कि जी जनाब पीटीआई से सब कुछ छीन लेना है, कभी आता है कि नहीं पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है इनको मिला के हुकूमत बनानी है, कभी आ जाता है कि नहीं अब आज़ादों जो है और तरीन साहब की अहमियत होगी। तो इस तरह से तो जब आपके अहदाफ ही मुतय्यन नहीं है तो क्या बनेगा? एक खिचड़ी बन जाएगी, और ना आगे मुस्तहकम हुकूमत आएगी, ना उससे फिर जो है कोई पार्लियामेंट जो है वो कोई फ़ैसला कौन रोल अदा कर सकेगी। तो मेरा ख़्याल है कि ये इस तरह के जो तजर्बात हैं, हम माजी में भी इनसे गुजर चुके हैं। 85 से बुरा तजर्बा क्या था, और पिछली जो बाजवा डॉक्ट्राइन थी, मैंने ख़ुद जनरल बाजवा साहब से, जनरल बिलाल अकबर साहब से सुना कि जो सारी तबाही हुई है सियासत की, वो 85 की असम्बली से हुई है। तो अब फिर हम 85 की असम्बली बनाना चाह रहे हैं, तो क्या हम दोबारा तबाही की तरफ जाना चाह रहे हैं? तो ये जो आपने फरमाया हिकमत अमली की बात की आज़ाद सैयद साहब, ये सब कुछ जो हुआ है हमने देखा है। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला भी आया, ज़ाहिर है कि मुतनाज़ा फ़ैसला है, पीटीआई से बल्ला छीन लिया गया। इमरान खान साहब इलेक्शन नहीं लड़ सकते, उनकी टॉप लीडरशिप इलेक्शन नहीं लड़ सकती, सदर नहीं लड़ सकते, वाइस चेयरमैन नहीं लड़ सकते, उनके लोग जो हैं वो पीटीआई का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये सब कुछ इसलिए तो नहीं हुआ है कि पीटीआई की कोई पोजीशन हो, पीटीआई किसी सूरत से हुकूमत साजी में असरअंदाज हो। तो इलेक्शन और इलेक्शन के बाद का गो के सुहेल वड़ाई साहब ने कहा कि कन्फ्यूजन है दूसरी जानिब नज़र आ रहा है, मगर इसके बाद का भी कोई रोड मैप, कोई गेम प्लान तो होगा ना? कामरान साहब बहुत शुक्रिया। कामरान साहब, गेम प्लान बिल्कुल मौजूद है। ये अलग बात है कि गेम प्लान जो अवामी उमंगों के मुताबिक नहीं है, वो ऊंची ऊंची फसीलों के पीछे जो बड़ी सी मेज़ के ऊपर बैठे हुए जो लोग हैं चंद बनाते हैं गेम प्लान। जिस तरह के सुहेल वड़ाई साहब ने बताया कि 85 में भी इस तरह का गेम प्लान बना था, बिल्कुल अभी भी ऐसे ही गेम प्लान है। और गेम प्लान क्या है, जो सिंध है उसमें तो काफ़ी क्लियर हद तक ये नज़र आता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ पर मौजूद है। बलूचिस्तान का, कामरान साहब आपको पता ही है कि जहाँ मरकज़ होता है वहाँ पे ही बलूचिस्तान जाता है।
खैबर पख्तूनख्वा में एक मिक्स चीज़ें आप देखेंगे, और सबसे ज़्यादा जो बड़ी तादाद आप देखेंगे आज़ाद उम्मीदवारों की वो पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में देखेंगे। तो जो असल चैलेंज है मरकज को कंट्रोल करने का वो पंजाब है। ट्रेडिशनली नून लीग जो है पंजाब के, जब आप कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा आजाद उम्मीदवार कामयाब होंगे केपीके में और पंजाब में, तो ये वो ही हैं जो पीटीआई जिनको नामजद कर रही है ना, या इसके अलावा? कामरान साहब, यही तो असल गेम है कि कुछ उम्मीदवार वो हैं जिन्हें पीटीआई ने नॉमिनेट किया है, जिनको टिकट देने थे पीटीआई ने, लेकिन उनको टिकट नहीं मिल सके क्योंकि उनसे सिंबल ले लिया गया। लेकिन एक बड़ी तादाद ऐसे उम्मीदवारों की भी है जो कि पीटीआई से ताल्लुक तो नहीं रखते, लेकिन वो नारा इमरान खान का लगाएंगे। अभी इत्तेफाक हुआ है मुझे कुछ हलकों में जाने का, जीटी रोड के ऊपर जो बाज हलके हैं वहां पर जो आम वोटर है वो उसकी अगर सेंटीमेंट देखें तो वो पीटीआई के साथ है, नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ भी है, ये नहीं कि उनके साथ नहीं है, लेकिन मैं पीटीआई की पर्टिकुलर बात करूंगा। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि आपका कैंडिडेट कौन सा है तो वो 2-3 नाम लेते हैं। अक्सर लोगों को उनके कैंडिडेट का नहीं पता, और फिर अगर आम आदमी से बात करें तो उनको अपने कैंडिडेट का अगर पता है तो उसके इंतखाबी निशान का नहीं पता। तो ये कंफ्यूजन एक हो गई है, और ये कंफ्यूजन ज्यादा उस वक्त होगी जब लोग वोट डालने के लिए आएंगे और एक से ज्यादा उम्मीदवार इमरान खान की जो तस्वीर है वो लेकर खड़े होंगे, और उस वक्त जो वोटर है उसके लिए कंफ्यूजन पैदा होगी कि असल इमरान खान का सपोर्टर कौन था। चले ये तो पीटीआई की एक की अपनी पे डिपेंड करता है, क्योंकि सद तक अपना पैगाम हर हलके तक पहुंचा पाते हैं, शायद इसके लिए कोशिश तो हो रही होगी। मगर सोहेल भाई साहब, आपने जो शुरू में फरमाया कि आपको लगता है कि कुछ एक बड़ा कन्फ्यूजन है, कभी हिकमत अमली ये बनती है कि नून लीग को ज़्यादा दे देना है, कभी हिकमत अमली ये बनती है कि आज़ाद को हम नून लीग में शामिल हो जाएंगे, ये बनती है कभी कि पीपल्स पार्टी और जो है नून लीग को कहीं मिला दिया जाएगा। एक बड़े कन्फ्यूजन की आपने बात की थी, मुझे ये फरमाइएगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि दरकार हिकमत अमली ही कन्फ्यूजन है? नहीं, देखिए, फ़र्ज़ करें अगर ये हिकमत अमली है तो कभी क्या कन्फ्यूजन से भी कोई सॉलिड चीज़ सामने आई है? कन्फ्यूजन से कन्फ्यूजन ही फैलता है। तो बुनियादी तौर पर तो देखें, जब भी दुनिया में कोई स्ट्रेटजी बनाई जाती है तो उसका एक सॉलिड रिज़ल्ट जो है वो एक्सपेक्ट किया जाता है। लेकिन अगर आप कंफ्यूज्ड पॉलिसी होगी या कंफ्यूज करना मकसद होगा तो उसका रिज़ल्ट भी कंफ्यूजन निकलेगा ना। तो क्या ठीक है, हो सकता है कंफ्यूजन का फ़ायदा हो किसी को, किसी अदारे को, लेकिन मुल्क को भी क्या फ़ायदा है? देखना तो ये है ना कि अल्टीमेटली तो अदारे भी और हम भी सब चाहते हैं ना कि मुल्क की बेहतरी हो। तो मुझे नहीं लगता कि इससे मुल्क की बेहतरी होगी।